अब तक जितना भी केसेस के बारे में आप लोगों को बताया, केसेस कैसी केसेस जो पत्नी द्वारा पतियों को मारा जाने का केसेस, घटनाएं, कहानी जो मैं आप लोगों को सुनाया, सबसे ज़्यादा शौकीन, सबसे ज़्यादा शातिर औरत आज की घटना में आपको पता चलेगा। क्योंकि आज की घटना में जो औरत अपने पति को मार देती है अपने हाथों से, उसके बाद वो ऐसा प्लान रचती है, वो प्लान में बिल्कुल 100% वो सही जा रही थी। सही तरह के सब कुछ हो रहा था। ससुराल वाले उस औरत को लेकर, यानी उस औरत के ससुराल वाले अपने बहू को लेकर बहुत चिंता कर रहे थे। जो भरी जवानी में मेरी बहू जो है विधवा हो गए, अपने बेटे से ज़्यादा अपने बहू के ऊपर तरस खा रहे थे, क्योंकि बेटे तो अब रहा नहीं, बेटा इस दुनिया से जा चुके हैं। उस बहू ने, उस औरत ने ऐसी कहानी गढ़ी जिस पर सारे लोगों ने यकीन कर लिया, और उसी यकीन के साथ परिवार वाले जो है उस औरत को, यानी अपने घर के बहू को ये दिलासा देते हैं, ये कहते हैं, जो बेटा अब तक तो तू हमारे घर के बहू थी, लेकिन अब हमारे बेटे नहीं रहा, तो आज से तू इस घर की बेटी है, और बेटी बनकर ही इस घर में तू राज करेगी। तुझे कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। ससुर कहते हैं जो मैं तुम्हारा पिता के जैसा हूँ, देवर कहता है जो मैं तुम्हारे भाई के जैसा हूँ, और अपने आप को अलग मत समझना, हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। यही कहकर उस बहू को, उस औरत को दिलासा दिया। उस औरत के पति का मौत हो जाते हैं तो वो बार बार एकदम उदास रहती थी। तो घरवाला ने उस आदमी के, उस शख्स के जिनका मौत हुआ था, उसके आस्थिया जो है उस औरत के हवाले कर देती है, जो बेटा तुम भी जाओ, हरिद्वार जाओ, और वहाँ पे जाकर अर्थी विसर्जन में शामिल हो जाओ, ताकि तुम्हारे पति को, उसके आत्मा को शांति मिले। वो औरत अपने ससुराल वाले के परिवार के लोगों के साथ अपने पति का अस्थिया ले जाती है, बहा देती है। उसके बाद वो घर आती है। जैसे ही वो घर लौटती है, यानी अपने ससुराल दोबारा अपने घर लौटती है, उस औरत के सारे कच्चा चिट्ठा आप ससुराल वाले जो है रिकॉर्ड करने लगे। उससे पहले ससुराल वाले को, खास करके ससुर को लगा जो मेरे बेटे का मौत ऐसा अचानक नहीं हो सकता, मेरे बेटे के साथ कुछ तो हुआ है, और कौन कर सकता है। इसी आधार पर वो ससुर जो है कुछ जांच पड़ताल की, और जांच पड़ताल में ससुर को जो अंदाजा लगा था वही सच निकलता है। उसके बाद ससुर जो है, ससुर अपने परिवार से डिस्कस करते, और करने के बाद उस बहू के ऊपर नजर रखने लगे, बहू से बातचीत करने लगे। हर चीज वो रिकॉर्ड हो रहा था बहू के साथ, जब भी बात कर रहा था, कोई भी बात कर रहा था। और फिर जो सच्चाई सामने आती है ना, इसे सुनने के बाद आपका भी खून खौल उठेगा, आपका भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो कोई महिला इतना शातिर अंदाज से अपने ही पति को मौत के घाट उतारवा देती है और किसी को पता भी नहीं चलता। तो आज शायद आपने इस घटना के बारे में सुना भी होगा, न्यूज़ चैनल में आपने देखे भी होंगे, कुछ वीडियोस वगैरह सामने आई थी इस घटना को लेकर, और सोशल मीडिया में, यूट्यूब पे या कई और जगहों में आपने इस घटना को देखे होंगे, बताए होंगे, तो आप लोगों ने सुने होंगे। लेकिन आज जो उस घटना के बारे में मैं पूरा डिटेल विस्तार से बताने जा रहा हूँ ना, आपको शायद किसी ने भी इस तरीके से जानकारी नहीं दी होगी। तो आज पूरा डिटेल उसी वीडियो के, उसी कहानी के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल यानी क्राइम आइडियाज पे जुड़ रहे हो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट बार बार करता हूँ, और आज भी करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जिस भी वीडियो को आप इस चैनल पर देखते हो, यानी मेरा जो चैनल है क्राइम आइडियाज, उस वीडियो को छोड़ने से पहले, वीडियो से बाहर जाने से पहले आप लाइक जरूर कर दिया करें। कुछ भी कहना रहेगा आपको, मेरे बारे में हो, आपके बारे में हो, जिस घटना के बारे में आप सुनते हो उस घटना के बारे में हो, तो आप कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। और मेरा इंस्टा आईडी स्टोरी बाय रहमान बैकअप पर भी आप जुड़ सकते हो। वहाँ पर जाकर, वहाँ पर मैं सवाल जवाब करता हूँ। हालांकि वो क्विज कॉन्टेस्ट वाला वो आईडी है, वहाँ पर जाकर भी आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते हो, और मेरे जो सवाल पूछे जाते हैं उसका जवाब भी दे सकते हो। तो आज जो घटना है राजस्थान प्रदेश का जयपुर का है। जयपुर यानी राजस्थान का राजधानी है, और उसी जयपुर के अंदर एक जगह और लगता है, विश्वकर्मा एरिया। विश्वकर्मा एरिया में एक शख्स अपने पूरा परिवार के साथ रहता था। उस आदमी का, उस शख्स का नाम होता है महेश मीना।
महेश मीना पूरा परिवार के साथ रहता था। महेश मीना शादीशुदा था। पत्नी का नाम कविता मीना होता है। इन दोनों का शादी जब से हुई है तब से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन 5 अगस्त की बात है। 5 अगस्त को महेश मीना को जाना था दवाखाना, यानी डॉक्टरों से मिलने जाना था, क्योंकि महेश मीना का तबीयत थोड़ा बहुत गड़बड़ी चल रहा था। तो इसीलिए महेश मीना अपने पत्नी को पहले कह चुका था जो कल सुबह मैं दवाखाना जाऊंगा। तो पत्नी कविता मीना ने कहा ठीक है, आप अकेले नहीं जाओगे, आपकी तबीयत खराब है, मैं साथ में रहूंगी। अब पत्नी है, फर्ज है, कर्तव्य है, उसे तो निभाना ही पड़ेगा। वो अपने पति का साथ देते हुए 5 अगस्त का दिन था, सुबह सुबह बाइक से महेश मीना खुद बाइक ड्राइव कर दवाखाना जाता है। दवाखाना जाने के बाद महेश मीना अपने आप को डॉक्टरों को दिखाते हैं, जो भी उनका तकलीफ थे सब कुछ बताए। उसके बाद थोड़ी देर में वो घर के लिए रवाना होता है। लेकिन जैसे रवाना होकर वो घर की तरफ आ रहे थे, अचानक उनकी तबीयत बिगड़ा। वो ड्राइव कर रहा था, तबीयत बिगड़ा। तो पत्नी जो है अपने पति को कहते हैं तुम पीछे बैठो, मैं खुद बाइक चलाती हूँ। पत्नी बाइक चलाते हैं, अपने पति को पीछे बिठवाते हैं और एक पुल आती है, 14 नंबर पुल के पास आते आते महेश मीना का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वहीं पर कविता मीना जो है अपनी बाइक रोकती है। रोकने के बाद अपने पति को देखते हैं, बाइक से उतारते हैं और उसके बाद वहां पे थोड़ा बहुत आवाज लगाती है मदद के लिए। तो 2 लोग आते हैं। आने के बाद उस महेश मीना को चेक करता है। जैसे चेक करता है तो पता चलता है महेश मीना का सांसें जो बंद हो चुकी थी। लेकिन उससे पहले जो है कविता मीना अपने ससुराल में फोन करती है अपने देवर, जिनका नाम होता है गगन मीना को फोन करती है और कहती है तुम्हारे भैया की तबीयत अचानक बिगड़ गए, हम लोग घर की तरफ वापस आ रहे थे, तुम जल्दी से 14 नंबर पुल के पास आ जाओ, हम लोग वहीं पर रुका है एक दुकान के सामने। वैसे भाई की तबीयत खराब था, सुना। गगन मीना जैसे ही सुनते वो बाइक उठाते और उस 14 नंबर पुल के पास पहुंच जाते। लेकिन जब तक पुल के पास पहुंचते तो तब तक वहां पे 2-4 लोग भी जमा थे। तो गगन मीना जाते ही अपने भाई को फौरन लेकर अस्पताल जाते। लोगों ने कहा भाई इनका तो पता नहीं चल रहा है, इनका तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है साहब, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कविता मीना रो रही थी और उसके बाद गगन मीना अपने भाई को लेकर नजदीकी अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर ने जैसे ही महेश मीना को चेक करता है तो डॉक्टरों को पता लग गया जो इस शख्स का तो यहाँ आने से पहले ही मौत हो गया। इस दुखद खबर को भाई को गगन मीना को देता है और कविता मीना साथ में थी, उसे भी लगता है। कविता मीना दहाड़े मार के रोने लगती है। गगन मीना का भी होश उड़ जाता है अपने भाई की मौत की खबर सुनकर। इस खबर को घर में दे दिया जाता है। घर वाले का भी पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं, छाती पीटने लगते हैं। एक जवान शख्स की अचानक मौत हो जाना, लेकिन अनहोनी को कौन डाल सकता है। जो कुछ हुआ था वो तो किसी को नहीं पता, लेकिन ये सच थी महेश मीना अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। लेकिन डॉक्टरों का फर्ज है, डॉक्टरों का काम है। इस मौत को रहस्य मानकर पुलिस में खबर दी जाती है। एक डॉक्टरों द्वारा पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस वहां पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद महेश मीना के बॉडी देखते हैं, चेक करते हैं और डॉक्टरों से पूछताछ करते हैं। डॉक्टर ने कहा हाँ 3-4 घंटा पहले ही इनका मौत हो गया। लेकिन पत्नी और भाई का कहना है थोड़ा टाइम ही भाभी का फोन आए थे और उन्होंने कहा जो भैया की तबीयत बिगड़ा, लेकिन डॉक्टरों का कहना 3-4 घंटा पहले। तो इसीलिए पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेती है और परमिशन देती है जो इस महेश मीना का बॉडी को पोस्टमार्टम करो। कोई रोक टोक नहीं, कोई आपत्ति भी नहीं। लोगों ने, घर वाले ने परमिशन दे दिया। भाई खुद था, गगन मीना ने कहा ठीक है पोस्टमार्टम करें ताकि सच्चाई सामने आए। उसके बाद पोस्टमार्टम होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ नहीं पता चलते। तो पत्नी ने जो कुछ भी कहा लोगों को वही लगा, एक नेचुरल मौत है, कुदरती मौत है, तो इस पर किसी का नहीं जोर चलती। खैर महेश मीना की बॉडी परिवार के हवाले कर देते हैं। एक जवान शख्स सुबह छा जाते हैं, रात तक उसकी बॉडी लौट कर आती है। मातम से छा जाती है पूरा गांव में, उस विश्वकर्मा एरिया में। इस खबर को फैलाया जाता है। अभी का दौर सोशल मीडिया के जरिए चारों तरफ फैल जाती है। उसके बाद अब जो कविता मीना है उसे परिवार वाले जो है, कविता मीना के ससुराल वाले जो है बहुत समझाते हैं, बहुत दिलासा देते हैं और कहते हैं जरा भी फिक्र नहीं करना बेटा, जो होना था हो चुका है। आज अब हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन तुम जो है अब हमारी बहू से बेटी बन गई। इसी घर में तुम रहोगे, इसी घर में तुम राज करोगे।
कोई तुम्हें कोई चीज़ रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, बस तुम उदास मत रहो। अपने बहू को समझाते हैं ससुर, जिनका नाम होता है बाबूलाल मीणा, देवर गगन मीणा, परिवार के और भी लोग, सारे लोग उस कविता मीणा को समझाते। लेकिन कविता मीणा के पति का मौत हुआ। लोग भले ही समझा रहे थे, भले ही दिलासा दे रहे थे, लेकिन उसका उदासी किसी से देखा नहीं जा रहा था। लोगों ने फैसला किया महेश मीणा की जो अस्थियां है उसे गंगा में बहाने के लिए गगन मीणा को भेजा जाता, लेकिन परिवार वाले में डिसाइड होता है जो पत्नी बहुत उदास है, कविता मीणा, इसे भी साथ में ले जाओ, अस्थियां बहाएंगे तो महेश मीणा की आत्मा को शांति मिलेगी और कविता को भी थोड़ा शांति मिलेगी। तो गगन मीणा अपने भाभी को लेकर हरिद्वार चले जाते हैं अपने भैया के अस्थियां बहाने। चले तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ससुराल वाले हैं, ससुर खास करके बाबूलाल मीणा और उनके हम उम्र के लोगों ने उस महेश मीणा को के मौत के बारे में थोड़ा बहुत बातचीत करने लगे, जो कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, रहस्य रह जाएगा। ऐसा करते करते बाबूलाल मीणा को किसी ने कहा, जो देखो 14 नंबर पुलिया के पास तुम्हारे बेटे का मौत हुआ, ठीक ठाक आ रहे थे, तुम्हारे बहू कविता मीणा ने जैसे कहा, तो क्यों ना उस जगह के बारे में पता किया जाए, आखिर महेश मीणा के साथ हुआ क्या था। बाबूलाल मीणा उस जगह पर जाते जहां पर महेश मीणा और कविता बाइक से आकर रुके थे। वहां पर जाते और इत्तेफाक से वहां पे सामने ही एक दुकान पर, एक शॉप पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, यानी सीसीटीवी लगा हुआ था। उस दुकान ओनर के पास, शॉप ओनर के पास पहुंचने के बाद बाबूलाल मीणा कहते हैं, क्योंकि वहां पे मौत हुई थी, इस खबर को वहां के लोगों को भी जानकारी है। जाने के बाद बाबूलाल मीणा हाथ जोड़कर कहते हैं, जो साहब 5 तारीख को मेरे बेटे का, महेश मीणा की मौत यहाँ पर हुई थी, तो हम चाहते हैं आपके जो सीसीटीवी फुटेज है वहाँ का रिकॉर्डिंग उस 5 तारीख का दिखाया जाए। आप अगर दिखाएंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अब वो शॉप ओनर भी बहुत अच्छे इंसान, दिल का साफ, उन्हें लगा है एक पिता देखो कितना लाचार हो गया, हाथ जोड़ा। उन्होंने कहा, जी देखिए आप हाथ मत जोड़िए, अभी मैं आपको उस डेट का सीसीटीवी आपको निकाल कर देता हूँ। फौरन उस डेट 5 अगस्त की उस समय का सीसीटीवी खंगाला जाता है। जैसे ही सीसीटीवी खंगाला जाता है, कविता जितने भी बात कहा था अब तक, जो लोग सच मानकर चल रहे थे, वो सब कुछ झूठा साबित होती है। क्योंकि कविता ने कहा था, मैं खुद बाइक ड्राइव कर कर अपने पति महेश मीणा को पीछे बिठा कर लेकर आया, कि ज़्यादा तबीयत खराब हो जाने के बाद उस 14 नंबर पुल के पास मैं रोक देती हूँ और अपने देवर को फ़ोन करती हूँ। फ़ोन तो किया था, लेकिन उस सीसीटीवी में ये दिखाई दे रहा था कविता मीणा बाइक तो चलाए नहीं थी, कविता मीणा किसी और शख्स के बाइक में बैठी हुई थी, और हाँ महेश मीणा वाकई किसी के बाइक पे बैठे हुए थे, वो कोई और शख्स होता है और वहां पर लाकर महेश मीणा को बिठाया जाता है, लेकिन उसका शरीर इतना ज्यादा कमजोर थे कि वो वहीं पर लेट जाते। अब उसे लेटा दिया जाता है, वो लेटा नहीं था, वो लेट जाते नहीं बल्कि उसे लेटा दिया जाता है महेश मीणा को। ये सीसीटीवी फुटेज में कैद हो। सारे लोग आश्चर्य, आखिर कविता मीणा इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है, वो खुद बाइक ड्राइव करके आई, ये तो 2 शख्स उसे लेकर आया, आखिर आने से पहले ही उस महेश मीणा के साथ क्या हुआ था, कविता झूठ क्यों बोली। कविता जो है अपने देवर के साथ हरिद्वार में थी। यहाँ सब ये सारे सीसीटीवी फुटेज कैद हो गया, और उसके बाद इस खबर को जो है अंदर ही अंदर घर वाले छुपा देते और कहते हैं, जो देखो अब हमें ये जानकारी हासिल करनी है, पुलिस को बगैर बताए कविता आखिर झूठ क्यों बोली, और कविता की गतिविधि यानी उसके हर एक पल के ऊपर नजर रखनी है। सारे लोग अलर्ट हो जाते हैं। अलर्ट होने के बाद कविता हरिद्वार से अपने देवर गगन मीणा के साथ आते। गगन को भी अलग से समझा दिया जाता है जो ऐसा ऐसा हुआ है। अब सारे लोग जो है कविता मीणा के ऊपर नजर रखे थे, यानी पल पल की रिकॉर्ड हो रहा था। कविता मीणा जब भी अकेली होती वो किसी से फोन पर बातें करती, लोग ये सब रिकॉर्ड कर रहे, उसे लगा वो अकेली है, लेकिन वो अकेली नहीं होती थी। अब उसे हर पल रिकॉर्ड किया जा रहा था। भले उसके सामने लोग हमदर्दी दिखा रहे थे, लेकिन लोग उसकी गतिविधि, उसकी हर एक सेकंड को सोच रहे थे जो कविता कितना शातिर है। ऐसे करते करते आखिरकार कविता के एक ऐसी सच्चाई सामने आ जाती। एक तो सच्चाई सामने आती है, दूसरा सच्चाई सामने आती। कविता किसी को कह रही थी फोन पर, जो अरे बाबा अगर ऐसा हुआ तो मैं फंस जाऊंगी, तो तुम कितना दिन छुपे रहोगे। बस यही बात वो किसी से फोन पर बातें कर रही थी। ये पल भी रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि हर पल रिकॉर्ड हो रही थी। उसके आधार पर पुलिस को खबर दी जाती, पुलिस आती है, तफ्तीश होती है, और फिर कविता मीणा का लोकेशन टेस्ट किया जाता है, मोबाइल नंबर लिया जाता है, सीडीआर निकाला जाता है। सीडीआर में एक नंबर सामने आती है, वो नंबर होता है
जिनका नाम होता है गणेश मीना। गणेश मीना कहाँ का होता है? कविता मीना जिस गांव की थी, मतलब उसके मायके का था वो गणेश मीना। गणेश मीना को धर लिया जाता है। गणेश मीना को जब पकड़ा जाता है, गणेश मीना से पूछा जाता है, तो गणेश मीना ने आखिरकार कविता का नाम ले लेता है और फिर पुलिस का एक टीम कविता मीना के पास पहुंचते हैं और कविता मीना को भी हिरासत में ले लेता है। इन दोनों से पूछा जाता है जो आखिर उस महेश मीना का कसूर क्या था, महेश मीना का दोष क्या था। इसमें कविता कहती है जो महेश मीना मेरा जो पति थे उनका कोई दोष नहीं था, बस उनका यही दोष था, उन्होंने मुझसे शादी की थी और ये शादी मेरा बिना मर्जी के हुई थी। मेरे घर वाले ने जबरदस्ती इस महेश मीना के साथ मेरा शादी करवाए थे। दरअसल बात ये थी, कविता मीना जो है शादी से पहले ही उस गणेश मीना से, जो उसी के गांव का होता है, उससे उसका प्यार मतलब लव अफेयर चल रहा था। कविता के परिवार को पता चली, परिवार ने सोचा अरे कविता के तो लव अफेयर शुरू हो गया उस गणेश मीना से, गणेश मीना अच्छा लड़का नहीं है। कविता के परिवार के हिसाब से गणेश मीना अच्छा लड़का नहीं है, तो इसीलिए कविता मीना के शादी की जल्द से जल्द तैयारी करते। कविता मीना राजी नहीं होते, लेकिन जबरन कविता मीना की शादी जो है विश्वकर्मा एरिया में रहने वाला महेश मीना से, बाबूलाल मीना के बेटे से करवा दी जाती है। लेकिन जब करवा दी जाती है शादी, दोनों यहाँ प्रेमी जोड़ा कविता मीना और गणेश मीना दोनों मिलते हैं। शादी से पहले कविता वादा करती है जो देखो गणेश, तुम उदास मत होना, भले ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं किसी के घर का पत्नी बन जाऊंगी, किसी के घर की बहू बन जाऊंगी, किसी का पत्नी बन जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी और हम दोनों का जो ये प्यार है कभी खत्म नहीं होगा। ये वादा करके कविता मीना चली जाती है अपने ससुराल, शादी हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो ससुराल जाती है, 2 दिन रहती है, अपने पति को कहते हैं मायके बहुत याद आ रहे हैं। महेश मीना भी कहते हैं ठीक है मायके चली जाओ। ऐसा करते करते इन्हीं दिन गुजारते गया। अब महेश मीना को लगने लगा, परिवार वाले भी महेश मीना को कहते, रिश्तेदार भी कहते, दोस्त यार भी कहते, जो तेरी पत्नी ससुराल से ज्यादा मायके में क्यों रहती है। तो महेश मीना अब कविता की बात टालने लगे, जो देखो आप धीरे धीरे दिन आगे बढ़ रहे, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। शुरू में तुमने कहा मैंने तुम्हारे मायके तुम्हें बोलने पर ही भेज दिया, लेकिन अब तुम मेरे कहने पर ही तुम अपने मायके जा सकते हो, उससे पहले नहीं, जब चाहोगे तब नहीं जा सकते हो। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में अब थोड़ा मनमुटाव शुरू हो गया, झगड़ा शुरू हो गया। जब झगड़ा शुरू हो गया, कविता जिद करती, महेश मीना नहीं मानते, तो ऐसे करते करते दिन गुजरने लगे। जब दिन गुजरने लगे, आखिरकार कविता ने फैसला कर लिया, क्योंकि वो गणेश मीना से बगैर मिले रह ही नहीं पा रही थी। वो अपने हाथ से अपने प्रेमी को कहती है जो देखो बहुत हो चुका, अब महेश मीना को हम दोनों के बीच में से हटाना ही पड़ेगा। तो इसमें गणेश मीना कहते हैं तो कैसे? तो इसमें कविता मीना कहते कोई बात नहीं, इसका रास्ता है मेरे पास। उसने प्लान तैयार किया। प्लान तैयार करने के बाद वो अपने मायके में फ़ोन करती है और कहती है, अपने पापा को फ़ोन करती है और कहती है पापा हमारे गेहूं का जो फसल है वो काट चुके हैं और ये 4 महीने पहले की बात है और इसमें अब कीड़ा लग जाएंगे, तो आप कुछ दवाइयाँ ला के दो ताकि हम गेहूं में रख सके, ताकि कीड़ा ना लगे। तो पिता ने कहा जो बेटा, तो तुम्हारे घर में से तो किसी ने फ़ोन नहीं किया। तो कविता मीना ने अपने सास से बात करवाई, जो देखो आप मेरे सास से बात कर लो। सास ने भी कहा हाँ गेहूं काट के सब तैयार है, गोनी भर के रखा है, अगर उसमें दवा नहीं रखेंगे तो कीड़ा लग जाएगी। तो कविता के पिता जो है गेहूं में डालने वाला, गेहूं में रखने वाला जो दवा होती है, जहरीला पदार्थ जिसमें कीड़ा ना पैदा हो, उस दवा को लाकर अपने बेटी को देते हैं। उस दवा को वो गेहूं में रखते तो है, लेकिन उसमें से थोड़ी सी दवा वो अलग कर लेती है अपने पति को मारने के लिए। उस दवा को अलग रख देती, मौके की तलाश कर रही थी। 4 महीना गुजर जाते। उसके बाद अगस्त महीना आती है, 5 तारीख को वो अपने पति के साथ दवाखाना जाती है। दवाखाने से लौटते समय कविता ने कहा जो मुझे जूस पीना है। एक शॉप के पास रुकता है, रुकने के बाद 2 गिलास जूस मंगाया जाता है। इसी पल जब जिस पल जूस पी रहे थे, उस गणेश मीना को चकमा देकर, क्योंकि वो दवा साथ में लेकर गई थी, वो जहरीला पदार्थ गणेश मीना के जूस में वो दवा डाल देती। अब वो जूस पूरा जहरीला हो जाता है। उसके बाद महेश मीना पी लेता है। पीने के बाद फिर वो घर की तरफ लौट रहा था, लेकिन लौटते वक्त उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। उसके बाद अपने आशिक को फोन करती है, जो देखो मैं जूस में दवा पिला दी हूँ, अब वो बिगड़ चुका है, उसकी तबीयत एकदम खराब हो चुका है, अब किसी भी पल उसकी मौत हो सकता है, तुम आ जाओ।
गणेश मीना अपने 2 साथियों के साथ वहाँ पे पहुँचते हैं, कविता मीना जिस जगह पे थी। गणेश मीना का 2 साथी होता है, एक का नाम है अजय और एक का नाम होता है गोलू। दोनों वहाँ पे पहुँचते हैं, गोलू भी बाइक पे पहुँचते हैं। गोलू जो है उस महेश मीना के बाइक को चलाते हैं और गोलू के पीछे बैठ जाती है कविता। और जो वो लोग बाइक से आए थे यानी गणेश मीना उस महेश मीना को और अजय को पीछे बैठाते हैं और महेश को बीच में बैठाते हैं और गोलू जो गणेश है वो खुद बाइक ड्राइव करके 14 नंबर पुल के पास आते हैं। तब तक महेश मीना का मौत हो चुके थे। 14 नंबर पुल जैसे ही क्रॉस करते आते दुकान के शॉप के पास, महेश मीना की बॉडी को उतारते हैं क्योंकि मौत हो चुके थे। और इन तीनों को कविता कहती है यहाँ से अब तुम लोग चले जाओ, बाकी का काम मैं करती हूँ। फिर उसके बाद कविता मीना अपने देवर को फोन करती है, अपने पति के बारे में बताती है, सब लोग जाते हैं और ये सच्चाई सामने आती है। ये पूरा सच्चाई कविता और गणेश मीना ने पुलिस वाले के सामने बयान किया। उसके बाद अजय और गोलू को भी हिरासत में ले लिया जाता है। और ये पूरा सच्चाई जब कविता मीना के परिवार को पता चला, यानी अपने उसके मायके वाले को पता चला, उन लोग माथा पकड़ कर बैठ जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि कविता मीना की जब शादी महेश मीना के साथ हो चुकी थी, उसके कुछ दिन जाने के बाद ही कविता मीना की छोटी बहन का भी शादी उसी परिवार के किसी रिश्तेदार से करवा दिया गया था, क्योंकि महेश मीना के परिवार बहुत अच्छे लोग थे। इसी सोच के साथ कविता मीना के परिवार जो है कविता मीना की छोटी बहन का भी शादी इसी परिवार के लोग के साथ करवा दिया। सोचिए, ये पूरा खिलौना सच्चाई जब कविता ने बयान किया पुलिस वाले के सामने, पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। जिनको इस कहानी के बारे में पता चल रहे हैं वो लोग हैरान, सोचने पर मजबूर हो जाता है, जो कोई पत्नी इतना शातिर अंदाज से अपने पति को कैसे मरवा सकती है। मैंने आप लोगों से शुरू में कहा था, जो आज तक मैंने जितने भी घटनाएं बताई पति पत्नी को लेकर, शायद ये घटना सबको चौंका दिया। आपको क्या लगता है? अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और उस कविता को क्या सजा मिलनी चाहिए? आप लोग कहेंगे मौत की सजा, लेकिन हमारी जो अदालत है, हमारी जो कानून है, इतना आसानी से मौत की सजा नहीं सुनाते। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।